हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विकास और आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद विकास जा में। आज के सेशन में हम 20 मोस्ट इंपोर्टेंट हम क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे जो एमसीक्यू फॉर्म में है और ये सारे के सारे आपके प्रोनाउन से रिलेटेड हैं। यहाँ पे हम देखेंगे कि किस तरह के अप्रोच के साथ आपको अपने एग्जामिनेशन की तैयारी करनी चाहिए जिससे कि आप वहां पे जाकर के बेहतर प्रदर्शन कर सकें। जब बात आती है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तो वहां अप्रोच मायने रखता है। नॉलेज तो सबके पास है, एग्जाम में टाइम के अकॉर्डिंग आपको परफॉर्म करने की आवश्यकता होती है। और हाँ, ये सेशन उन सभी विद्यार्थियों के लिए है जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं जहां पे अंग्रेजी से प्रश्न पूछे जाते हैं। खास करके जब बात करें एसएससी की या फिर किसी टीचिंग एग्जाम की तो दिस सेशन इज गोना वेरी हेल्पफुल फॉर यू। तो बस करना क्या है, वीडियो के अंत तक बने रहिए और साथ ही साथ अपना स्कोर जरूर शेयर कीजिएगा कि आपने आउट ऑफ 20 कितने अंक अर्जित किए हैं। तो चलिए बिना देर किए हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। और आज के सेशन का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आपको ढूंढना है सब्जेक्ट, क्योंकि यहां देख रहे हैं हमारा वर्ब है और वर्ब से पहले का जगह इन नॉर्मल सेंटेंस पैटर्न क्या होता है, सब्जेक्ट का होता है। तो देखेंगे हमारा वर्ब जो है ये सिंगुलर फॉर्म में है क्योंकि ये हमारा वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है, अर्थात हमें सिंगुलर सब्जेक्ट की आवश्यकता होगी। दीज हमें पता है कि ये प्लूरल के लिए प्रयुक्त होता है, दोज भी प्लूरल के लिए, बोथ से हमें दोनों का बोध होता है। जब किसी चीज की संख्या दो हो और दोनों की आप चर्चा कर रहे हैं एक साथ, इन दैट केस वी हैव टू चूज बोथ, बट हियर वी हैव टू गो विद द सिंगुलर सब्जेक्ट व्हिच इज इन ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दैट्स आर द स्टूडेंट्स हु वॉन द प्राइज। पूरे सेंटेंस को पहले पढ़ना है और साथ ही साथ इस अप्रोच को डेवलप करना है। किसी सेंटेंस से कितने प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक तो फिलर बेस्ड क्वेश्चन हो गया, एक हमारा सेंटेंस इंप्रूवमेंट का बन सकता है, एक हमारा एरर डिटेक्शन से जुड़ा हुआ हो सकता है, और कितने प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं जिसमें से आप पूछा जा सकता है आपसे कि यहाँ पे हु जो हमारा है इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। इसी में आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें आपको प्रिंसिपल क्लॉज ढूंढना है या अंडरलाइन पार्ट को आपको बताना है कि ये प्रिंसिपल क्लॉज है या सबऑर्डिनेट क्लॉज है। सबऑर्डिनेट है तो कौन सा है, नाउन है, एडजेक्टिव है या एडवर्ब क्लॉज है। इन सभी चीजों को जब एक साथ आप दिमाग में ला सकते हैं, इन दैट केस ये माना जाएगा कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। एक विद्यार्थी के नाते आपके दिमाग में ये सारी चीजें आनी चाहिए। क्लियर है? तो आपसे यहां पूछा गया है कि किस तरह के सब्जेक्ट का प्रयोग होगा। हमारा वर्ब क्या है, प्लूरल है, जिस कारण से हमें प्लूरल वर्ब की आवश्यकता होगी और जितने भी हैं आपके एक्सेप्ट ऑप्शन नंबर सी सारे के सारे सिंगुलर हैं। दैट्स व्हाई यू हैव टू गो विद द ऑप्शन नंबर सी। साथ ही साथ आपके लिए क्वेश्चन है, आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि ये जो हमारा पार्ट है, ये जो सेंटेंस का हमारा पार्ट है, इस क्लॉज को हम क्या बोलेंगे, सबऑर्डिनेट क्लॉज बोलेंगे या प्रिंसिपल क्लॉज बोलेंगे। और सबऑर्डिनेट है तो इसमें से कौन है, नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब, ये आपको बताना है सो दैट आप इस चीज को भी समझ सके बेहतर तरीके से। नेक्स्ट हमारा है दैट वाज ए मेमोरेबल डे इन माय लाइफ। हियर वंस अगेन यू कैन फाइंड आउट दिस वन, दिस इज इन सिंगुलर फॉर्म, दैट्स व्हाई यू हैव टू पिक अप द सब्जेक्ट व्हिच इज इन सिंगुलर फॉर्म। ये हमारा प्लूरल है, सच है और इट है। देखेंगे क्या होगा। इट का प्रयोग करेंगे यहाँ पे नॉर्मल कंडीशन में। हम जब टाइम रेफरेंस की बात करते हैं, चाहे वो घड़ी के समय की बात कर रहे हो या किसी दिन की बात कर रहे हैं, वहां पे हम इट का प्रयोग करते हैं। सच का प्रयोग यदि करना हो तो सच का प्रयोग करते हैं हम एक्सक्लेम करने के लिए, एक्सक्लेमेशन के लिए। क्लियर है? और यहां पे देख रहे हैं सेंटेंस में किसी भी प्रकार की एक्सक्लेमेशन की बात नहीं की गई है। क्लियर है? अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा एक बार फिर से। नेक्स्ट हमारा है डैश डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ बिहेवियर। यहां पे पूछा गया है कि किस तरह के सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाएगा और यहां पे देखना है आपको कि ये जो ऑप्शंस हैं आपके ना, इसके केस में देखेंगे कि बड़ा चेंजेस हैं। क्यों? देम हमारा ऑब्जेक्टिव केस का है और हमें आवश्यकता है सब्जेक्ट की, और सब्जेक्ट मस्ट बी इन सब्जेक्टिव केस। हमें ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में नहीं करना है। प्राय हम देखते हैं, जैसे हमने बोला माई सेल्फ विकास, अगर मैंने बोला तो ग्रामेटिकली ये हमारा क्या है, इनकरेक्ट है, बिकॉज माई सेल्फ का प्रयोग हम करते हैं ऑब्जेक्ट के रूप में जब इसका प्रयोग हो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के रूप में। ठीक है ना? और रिफ्लेक्सिव इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के रूप में आकर के जो भी एक्शन हो रखा है उस एक्शन का प्रभाव टूवर्ड्स दी सब्जेक्ट दिखाता है, रिफ्लेक्ट करता है, जिस कारण से हम इसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के रूप में जानते हैं। और ये भी हमेशा क्या है, ऑब्जेक्ट के रूप में कार्य करता है। और हम आप क्या बोलते हैं, माई सेल्फ इज विकास, तो माई सेल्फ
सिर्फ हमारा सब्जेक्ट कभी हो ही नहीं सकता। इन सभी चीजों को आपको ध्यान देना है। क्लियर है? अर्थात हमें यहाँ पे सब्जेक्टिव केस में जितने भी ऑप्शन है आपके, उसमें सिर्फ ऑप्शन नंबर सी है जो कि आपका सब्जेक्टिव केस का है। क्लियर है? हिम हमारा, मी हमारा, ये सारे के सारे आपके ऑब्जेक्टिव केस के हैं। क्लियर है? नेक्स्ट हमारा है डैश आर नॉट द शूज आई ऑर्डर्ड। अब यहाँ पे एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाने जा रहा हूं। जब हम बात करते हैं शूज की, तो शूज हमारा क्या होता है, ये पेयर में आता है। और कोई भी चीज जो पेयर में आवे और वो एक दूसरे के बिना यूजलेस हो जाए, मतलब मैंने बात की दो जूतों की, और ये दो जूते तब तक यूजफुल हैं जब ये एक साथ होंगे। अगर एक आप मिस कर जा रहे हैं तो दूसरा भी यूजलेस हो गया। इन दैट कंडीशन क्या होता है कि पेयर में रहने पर हमेशा प्लूरल के फॉर्म में प्रयुक्त होते हैं। जैसे आपका शूज हो गया, शॉक्स हो गया, ट्राउजर्स हो गया, जीन्स हो गया, टोंग्स हो गया, स्पेक्टिकल्स हो गया, ये सारे के सारे प्लूरल में प्रयुक्त होंगे। और जैसे शूज है तो इसका जो सब्जेक्ट होगा, जो इसके लिए प्रयुक्त हो रहा है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, वो भी प्लूरल होगा। तो हम देख रहे हैं कि दिस और दैट सिंगुलर है, इट भी सिंगुलर है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी जो कि दिस है, इट इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है? आई होप कि आपको बहुत ही मजेदार ये सेशन लग रहा होगा। अगर ऐसा है तो उत्साहवर्धन के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और आगे बढ़ते रहिए। चलिए नेक्स्ट हमारा है डैश ऑफ द टू रोड्स लीड्स टू द रेलवे स्टेशन। मैं हमेशा एक चीज रेकमेंड करूंगा आपको कि पूरा सेंटेंस पढ़िए, वहां पे फाइंड आउट कीजिए सबसे पहले कि हमारा वर्ब है यदि, तो वर्ब किस रूप में है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे जो वर्ब है, मेन वर्ब हमारा है दैट इज लीड्स, which is in the fifth form of verb। जब हम फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब की बात करते हैं तो ये सिंगुलैरिटी का बोध कराता है, अर्थात हम बात कर रहे हैं सिंगुलर सब्जेक्ट की। और ऑफ द टू का प्रयोग करते हैं जब दो में चर्चा कर रहे हैं आप, मतलब दो रोड्स की बात कर रहे हैं और उसमें भी सिंगुलर है। अब देखेंगे कि आखिर कौन है ऐसा जो दो की बात करता है और फिर भी सिंगुलर होता है। देखिए बोथ दो की बातें करता है, बट ये प्लुरलिटी दोनों को एक साथ, ये हमारा क्या बनाता है, प्लुरल बनाता है सब्जेक्ट को, दोनों को एक साथ बोध कराता है। ईच का प्रयोग करते हैं जब किसी चीज की संख्या दो या दो से अधिक हो, उनको ग्रुप में रिप्रेजेंट ना कराते हुए आप उसको इंडिविजुअल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा दर्शाते हैं। तो यहाँ पे हमारा ईच ऑफ द टू रोड्स ये हमारा हो सकता है। लेकिन आगे बढ़ते हैं, देखेंगे कि क्या इससे भी बेहतर ऑप्शन है। तो देखेंगे, कहता है एवरी। एवरी का प्रयोग हम देखेंगे जब हम करते हैं ना, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच तो सिर्फ और सिर्फ हमारा क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होता है, क्योंकि इसका प्रयोग हम वास्तव में बिना हम नाउन के नहीं कर सकते। इसका जब भी प्रयोग किया जाएगा वाक्य में तो एक डिटर्मिनर के रूप में किया जाएगा, और इसके जस्ट जो आने वाला नाउन है ना आगे, वो होगा हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ये ध्यान रखना है आपको। अर्थात यहाँ पे अगर हम एवरी का प्रयोग करें तो नाउन नहीं है, जिस कारण से हमारा पूरा का पूरा सेंटेंस स्ट्रक्चर गड़बड़ हो जाएगा, एक सिंटैक्टिक उसमें हम देखेंगे एरर आ जाएगा। ठीक है ना? और रही बात इधर की, तो इधर का प्रयोग करते हैं जब आपके पास दो ऑप्शन हो एंड यू कैन चूज एनी वन ऑफ देम, मींस आउट ऑफ टू यू हैव टू पिक वन। मतलब दो ऑप्शंस हैं आपके पास और उसमें से क्या है, किसी का भी आप चुनाव कर सकते हैं। देखेंगे ईच का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन ईच का प्रयोग करते हैं कब, मैंने बताया जब आप इंडिविजुअल लेवल पे बात करते हैं। अर्थात यहां पे जो सबसे बेस्ट आंसर होगा दैट इज गोइंग टू बी द ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? बिकॉज यहां पे ऑफ द टू का जब भी प्रयोग है ना, तो वहां पे हम इधर या नीदर का प्रयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि इससे सिर्फ और सिर्फ दो की जानकारी मिलती है, और वहीं ईच का प्रयोग दो या दो से अधिक की। इसलिए मैंने बताया कि सारे ऑप्शंस को आप एक बार देखो, अर्थात ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है डैश ऑफ द स्टूडेंट्स मस्ट सबमिट द असाइनमेंट टुडे। अब यहां कहा गया है, जैसे मैंने ऊपर बताया उस चीज को अगर एक बार दिमाग में लेके चले ना, तो आप आसानी से इन सारे क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं। एवरी का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि नाउन नहीं है इसके जस्ट आगे। क्लियर है? लिटिल का प्रयोग करते हैं जब एक हम मात्रा की बात करते हो, जब आप मात्रा की बात करते हैं, अनकाउंटेबल नाउन की बात करते हैं, और यहाँ पे क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है, जिस कारण से इसका प्रयोग नहीं किया जाएगा। ईच का प्रयोग हम करते हैं कब, जब किसी चीज की संख्या दो या दो से अधिक हो, अर्थात ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं मच का प्रयोग हम करते हैं क्वांटिटेटिव फॉर्म में, मतलब ये क्वांटिटी बताने के लिए, और यहां हम बात कर रहे हैं प्लूरल काउंटेबल नाउन की, और काउंटेबल नाउन की हम संख्या बताते हैं ना कि उसकी मात्रा, अर्थात ये भी आपका गलत आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट हमारा है डैश ऑफ द बॉयज वॉज पनिश्ड। ये चीज आपको ध्यान रखना है कि यहां क्या है, वॉज है हमारा वर्ब। वॉज है मतलब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, जिस कारण से क्या हो जाएगा, बोथ प्लूरल है, फ्यू प्लूरल है,
मेनी प्लूरल है, बच कौन सा गया? ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? ये चीज ध्यान देना है, अगर सब्जेक्ट गायब है तो वर्ब के पास जाइए, वर्ब गायब है तो सब्जेक्ट के पास जाइए। कंजंक्शन को समझिए कि कौन सा कंजंक्शन एक सब्जेक्ट की बात करता है, कौन सा कंजंक्शन दोनों को एक साथ बोध कराता है, कौन सा ऐसा है जो लास्ट वाले की बात करता है। इन सभी चीजों को आपको माइंड में रखना होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हमारा है डैश ऑफ द टू आंसर्स इज करेक्ट। यहाँ पे फिर देख रहे हैं कि ऑफ द टू का प्रयोग है और प्लूरल काउंटेबल नाउन है, और लेकिन वर्ब हमारा है सिंगुलर। इट मींस कि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा। क्लियर है? बोथ प्लूरलिटी का बोध कराता है। एवरी का प्रयोग हमने देखा ऊपर कि इसका प्रयोग बिना नाउन के नहीं किया जाता है। ईच का प्रयोग हमने देखा था कि दो या दो से अधिक के लिए करते हैं, लेकिन यहाँ पे ईदर है, दैट इज गोइंग टू बी द फिटेस्ट वन, बिकॉज हियर वी टॉक अबाउट वन आउट ऑफ टू, और इसकी पुष्टि कौन कर रहा है? ऑफ द टू। क्लियर है? और ऑफ द टू में किसी एक की आप चर्चा कर रहे हैं। क्लियर है? आई होप कि आपको सारे कॉन्सेप्ट बहुत प्यारे लग रहे होंगे। अगर ऐसा है तो लास्ट तक बने रहिए और आगे बढ़िए। नेक्स्ट हमारा है दैश ऑफ द साइड्स ऑफ द रोड्स वर क्राउडेड। यहां पे बात की जा रही है रोड के साइड्स की, और रोड है यदि कोई, तो नॉर्मली हम सबको पता है कि रोड के कितने किनारे होते हैं? तो दो होते हैं। क्लियर है ना? तो यहां पे बात की जा रही है दोनों किनारों की। कैसे? तो हमने देखा वर्ब जो हमारा है यहाँ पे वर है, और दोनों तरफ जो है ना भीड़ लगी हुई थी काफी। ठीक है ना? भीड़ लगी हुई थी, अर्थात यहाँ पे हम किसकी चर्चा करेंगे? बोथ की, क्योंकि दोनों साइड्स की बात की जा रही है। इधर का प्रयोग नहीं किया जाएगा, एवरी का प्रयोग नहीं किया जाएगा, मेनी का प्रयोग नहीं किया जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है डैश आर दी पीपल आई वाज टॉकिंग अबाउट। अब देखेंगे यहाँ पे आर मेरा क्या है? प्लूरल वर्ब है, इसलिए हम देखेंगे कि यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट की आवश्यकता होगी। ये सिंगुलर सिंगुलर सिंगुलर, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। आपसे क्वेश्चन है यहाँ पे आई वाज टॉकिंग अबाउट जो है यह क्या है? किस तरह का क्लॉज है हमारा? है प्रिंसिपल है या सबऑर्डिनेट है? इसकी आपको जानकारी देनी है। इस तरह के क्वेश्चंस आपके टीचिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होंगे, जहां पे देखेंगे कि क्लॉज से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है? और सारे क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो उनका लेवल उतना अच्छा नहीं होता है। हाँ, इडियम्स फ्रेजेस में आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है, क्योंकि ये ऐसा एक सेक्शन है ना जहां पे आप तुक्का नहीं मार सकते, जहां तक आप नहीं जानते हैं नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको रीडिंग देने की आवश्यकता होती है। क्लियर है? नेक्स्ट हमारा है द बुक यू आर होल्डिंग इज डैश। अब यहां बात की जा रही है द बुक यू आर होल्डिंग, मीन्स यहां पे देखेंगे कंजंक्शन जो है ना दैट इंप्लाइड है। आप लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, जब यहां दैट का प्रयोग ऑब्जेक्टिव केस में हो तब। क्लियर है? चलिए, द बुक यू आर होल्डिंग, यू आर होल्डिंग क्या? द बुक इज। यहां बात की जा रही है बुक की, वह किसकी है? मेरी है, आपकी है, किसकी है? तो यहां पे मैं बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट समझाता हूं। देखिए, पॉजेसिव एडजेक्टिव्स जो होते हैं ना वो एक डिटर्मिनर के रूप में कार्य करते हैं, और डिटर्मिनर्स जितने भी होते हैं ना, जो ये भी एक प्रकार के एडजेक्टिव ही होते हैं। उन्हीं में आपने क्या किया? क्लासिफाई कर दिया कुछ एडजेक्टिव्स को जिनके साथ नाउन आवश्यक होता है। ठीक है ना? जिनके जस्ट आगे नाउन का आना आवश्यक हो, तो ऐसे हम एडजेक्टिव्स को क्या कहते हैं? डिटर्मिनर कहते हैं, जो लिमिट करते हैं किसी न किसी तरीके से नाउन को, चाहे नंबर बताकर, उनकी मात्रा बताकर, या वो डिफिनिट है, इंडिफिनिट है, इस तरह से। ठीक है ना? तो हम बात करेंगे माई का, योर का और हर का। तो ये सब देखेंगे अपने आगे नाउन लेते हैं। ठीक है ना? ये डिटर्मिनर के रूप में प्रयुक्त होते हैं, और यहां देख रहे हैं इसके आगे नाउन है नहीं, ये छट जाएंगे आपके। क्लियर है ना? अर्थात ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि हमारा क्या है? ये हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन है। और पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है? अपने आगे नाउन नहीं लेता है। क्यों? क्योंकि जहां जहां प्रोनाउन है वहां वहां नाउन नहीं है, क्योंकि ये एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट हैं, और सब्स्टिट्यूट तब प्रयुक्त होता है जब एक अनुपस्थित रहता है। उस स्थिति में हम क्या करते हैं? नाउन के बदले प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हमारा है डैश ऑफ द टू सिस्टर्स सिंग्स वेल। फिर वही क्वेश्चन है, देख रहे हैं यहाँ पे ऑफ द टू का प्रयोग है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है, लेकिन वर्ब हमारा क्या है? सिंगुलर है, जिसके कारण से हम देखेंगे सिंगुलर वर्ब। ये प्लूरल है हमारा, फ्यू प्लूरल है हमारा। एवरी जो होता है ये अपने आगे नाउन लेता है, और नाउन नहीं है तो खत्म। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट हमारा है दिस पेन इज बेटर देन डैश। अब यहां बात की जा रही है दिस पेन। यहां पे देखेंगे दिस का प्रयोग किया गया है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में, क्योंकि इसके जस्ट आगे हम देख रहे हैं कि हमारा नाउन है। और साथ ही साथ ये भी देखना है कि जितने भी हमारे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं या डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होते हैं, इनका नाउन और प्रोनाउन के बीच एग्रीमेंट
सही होना चाहिए। कैसे? अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर प्रयुक्त होगा, अर्थात देख रहे हैं यहाँ पे नाउन सिंगुलर है तो हमने देखा एडजेक्टिव भी सिंगुलर प्रयुक्त हुआ है। क्लियर है ना? ये चीज ध्यान देना है। अर्थात यहां पे क्या हो जाएगा, हमारा डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएगा, क्योंकि आप बात कर रहे हैं दो के बीच के तुलना की। बेटर देन ये क्या है, कॉम्परेटिव डिग्री का बोध करा रहा है, जिसके कारण से हम दैट का प्रयोग करेंगे। दैट इसलिए होगा चूंकि दिस से हम नजदीकी का बोध करा रहे हैं, तो दैट से हम दूर का, मतलब इस चीज की तुलना दूर वाले से कर रहे हैं। एक चीज ये हो गया। और यहां पे देखेंगे एक पेन ये है, एक पेन ये है, दो के बीच तुलना हो रही है, जिसके कारण से कॉम्परेटिव डिग्री। अगर दीज या दोज का प्रयोग करते हैं तो वहां पे उसकी संख्या दो से अधिक हो जाएगा, जिसके कारण से हमें सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करना पड़ सकता है। क्लियर है? अर्थात ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा डैश ऑफ द स्टेटमेंट्स इज ट्रू। यहां पे फिर देखेंगे ऑफ द स्टेटमेंट्स, ये प्लूरल है लेकिन वर्ब हमारा सिंगुलर है, अर्थात सिंगुलर सब्जेक्ट की आवश्यकता होगी। मेनी हमारा जो होता है इसका प्रयोग करते हैं बहुत संख्या का बोध कराने के लिए। आप डेफिनेटनेस की बात नहीं करते हैं कि कितनी संख्या है, लेकिन बहुत सारे की आप बात कर रहे हैं। उस स्थिति में बोध का प्रयोग करते हैं जब ऑप्शन दो हो और दोनों का एक साथ निरूपण किया जा रहा है, उसकी बात की जा रही है। ये भी प्लूरल। फ्यू का प्रयोग करते हैं किस सेंस में? फ्यू इज इक्वल टू नॉट मेनी। ये ध्यान रखना है आपको, क्योंकि ये निगेटिव वर्ड होता है फ्यू। क्योंकि यहाँ पे फ्यू से आप ऐसे संख्या की बात करते हैं जो संख्या नगण्य हो, नौ के बराबर हो। ठीक है ना? अर्थात एक ऑप्शन बच गया, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज गोइंग टू बी योर करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है डैश वाज द रीजन फॉर हिज फेलियर। कहता है कि यह उसके असफल होने का कारण था। रीजन मतलब कारण। वॉज हमारा सिंगुलर है, जिसके कारण से सिंगुलर वर्ब की आवश्यकता होगी, अर्थात सिंगुलर में देखेंगे यहाँ पे दिस भी है और ईच। अब आपको बताना है कि इन दोनों में किसका प्रयोग किया जाएगा। दिस का प्रयोग यहाँ पे बेहतर होगा, क्योंकि आप यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हो किसी कारण की ओर। ठीक है ना? किसी कारण को आप डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हो, जिसके कारण से दिस का प्रयोग होगा। ठीक है ना? ईच का प्रयोग करते हैं जब किसी चीज की संख्या ज्यादा हो, दो या दो से अधिक हो, और आप वहां पे सेपरेशन का बोध करा रहे हो, इन दैट केस। तो यहां पे जो सबसे सुटेबल और फिटेस्ट जो हमारा आंसर होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है डैश ऑफ द कैंडिडेट्स हैज क्वालिफाइड। अब यहां पे बात की जा रही है बहुत सारे कैंडिडेट्स की, लेकिन यहां पे देखेंगे वर्ब हमारा सिंगुलर है, जिसके कारण से आप दर्शा रहे हैं क्या कि हम सिंगुलैरिटी के माध्यम से हम कैंडिडेट्स की बात कर रहे हैं। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, हम इंडिविजुअल अप्रोच को फॉलो करते हैं, और इंडिविजुअलिटी का बोध कराने के लिए हम क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन या डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना? और देखेंगे ईच हमारा क्या है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। एवरी की हमने चर्चा की है, ये हमेशा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के रूप में काम करता है। क्लियर है ना? सम हमारा है, यदि संख्या बताने के लिए प्रयुक्त करते हैं तब ये प्लूरल फॉर्म में होता है, अगर मात्रा का बोध कराते हैं तब ये सिंगुलर होता है। लेकिन यहाँ पे कैंडिडेट्स हमारा क्या है, संख्या है, अर्थात हम सम का प्रयोग नहीं कर सकते, बोध का प्रयोग नहीं कर सकते। क्लियर है? एक चीज आपको ध्यान देना है कि ईच हो गया हमारा, आइदर हो गया हमारा, और हमारा नाइदर हो गया, ये सारे हमारे होते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। इनके आगे नाउन का प्रयोग नहीं करते हैं उस स्थिति में। लेकिन जब इसके आगे हम नाउन का प्रयोग कर लेते हैं तो इस श्रेणी में एक और जुड़ जाता है एवरी, तब इसके आगे हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग करते हैं, ये हो जाते हैं हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। डैश ऑफ द फ्लावर्स लुक ब्यूटीफुल इन द गार्डन। यहाँ पे लुक ये हमारा वर्ब का बेस फॉर्म है, अर्थात हमारा वर्ब प्लूरल है, अर्थात हमें प्लूरल सब्जेक्ट की आवश्यकता होगी। सम हमारा, मच हमारा, ईच या एवरी, किसका प्रयोग किया जाएगा? सम की हमने ऊपर चर्चा की थी ना, सम का प्रयोग हम संख्या बताने के लिए भी करते हैं प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ। तो देखेंगे यहाँ प्लूरल काउंटेबल नाउन है, अर्थात ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मच का प्रयोग करते हैं मात्रा बताने के लिए अनकाउंटेबल के साथ। यहाँ क्या है हमारा, काउंटेबल है, जिसके कारण से ये छट गया। ईच का जब भी प्रयोग करते हैं तो ये सिंगुलर बना देता है सब्जेक्ट को, अगर सब्जेक्ट पार्ट के साथ जुड़ा हुआ है तो, लेकिन हमारा वर्ब प्लूरल है, जिसके कारण से ये छट गया। एवरी का प्रयोग हम बिना नाउन के कर ही नहीं सकते, छट गया हमारा। ये अप्रोच आपको रखना होगा। ये सारे के सारे बेसिक क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट सेट में हम बात करेंगे, देखिएगा किस तरह के क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे, एंड यू विल फील लाइक वाओ। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हमारा है डैश वांट्स टू डाई। कहता है यहाँ पे किस तरह के सब्जेक्ट की आवश्यकता है।
सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे वर्ब जो हमारा है ये वर्ब का 5th फॉर्म है और मैं आपसे बार-बार कह रहा हूँ और आपने देखा भी होगा कि हम जब भी हर एक क्वेश्चन की चर्चा करते हैं तो वहाँ वर्ब फॉर्म की चर्चा होती है। वर्ब फॉर्म क्या है? वर्ब फॉर्म से पता चलता है सिंगुलर है या प्लूरल है। तो वर्ब फॉर्म्स तो आपको याद होने ही चाहिए, ठीक है ना? अर्थात यहाँ देखेंगे हमें सिंगुलर सब्जेक्ट की आवश्यकता होगी। बोथ हमने अभी तक जितने क्वेश्चंस किए हैं उसमें देखा है क्या कि यहाँ पे ये प्लूरल फॉर्म में प्रयुक्त होता है, सम का प्रयोग करते हैं अनकाउंटेबल के रूप में, तब ये सिंगुलर होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बात की जा रही है मरने की, अर्थात कहीं ना कहीं इसका हम बात कर रहे हैं ह्यूमन बींग्स के लिए, ठीक है ना? उस स्थिति में क्या हो जाता है, ह्यूमन बींग हमारा काउंटेबल है, जिसके कारण से हमें यहाँ पे सिंगुलर में सम का प्रयोग होता नहीं है। क्लियर है? नोबडी, अब ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसे? कहता है कोई भी व्यक्ति जो है ना मरना नहीं चाहता है। कोई चाहता है? कोई भला ऐसा व्यक्ति है जो इस सत्य को जानते हुए भी मरने की आकांक्षा रखता हो? तो आप कहेंगे सर नहीं, नोबडी वांट्स टू डाई। क्लियर है ना? अब ध्यान देना है कि कोई भी हमारा जो प्रोनाउन है जिसके अंत में बॉडी है, वन है या थिंग है, इनको हम बोलते हैं इंडिफिनिट प्रोनाउन। ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में प्रयुक्त होते हैं। इन दोनों में देखेंगे इनका प्रयोग हम प्लूरल में तब करते हैं जब क्वेश्चन टैग में इनके लिए प्रयोग में लाते हैं दे का। सब्जेक्ट जो क्वेश्चन टैग का होता है बॉडी और वन से अंत होने वाले जो हमारे हैं, जैसे नोबडी, समबडी, समवन, एवरीवन, इस तरह के इनके लिए जो सब्जेक्ट प्रयुक्त होते हैं क्वेश्चन टैग में वो होते हैं दे। सिर्फ और सिर्फ वहां पे इनका प्लूरल फॉर्मेशन किया जाता है। क्लियर है? फ्यू भी हमारा क्या है? ये हमारा प्लूरल है। नेक्स्ट एंड द लास्ट ऑफ दिस सेशन जो हमारा है, इसमें आपसे पूछा गया कि यहाँ पे क्या प्रयुक्त होगा। इज डैश इज नॉट व्हाट आई एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू। कहता है कि ये वह नहीं है जो मैंने आपसे आकांक्षा की थी या अपेक्षा की थी। अपेक्षा और उपेक्षा में क्या अंतर है ये भी बताइएगा। थोड़ा हिंदी भी जान लेंगे। टीचिंग एग्जाम्स में तो बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जहां पे आपके हिंदी जो है ना एक क्वालिफाइंग सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त होता है। क्लियर है? अब बताना है यहाँ पे इज है हमारा सिंगुलर है, हमें सिंगुलर सब्जेक्ट की आवश्यकता है और यहाँ पे देख रहे हैं एक ही आपका जो सुटेबल है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इधर का प्रयोग करते हैं जब आपके सामने ऑप्शन 2 है। और यहाँ पे इधर से कहाँ प्रयोग किया जाएगा? क्या आपको लग रहा है कि कहीं ऑप्शन आपके सामने है जहां 2 में से किसी एक की बात की जा रही है? तो आप कहेंगे सर नहीं लग रहा है, अर्थात आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आई होप कि आपको सेशन बहुत ही मजेदार लगा होगा, बहुत ही प्यारा लगा होगा, आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे और इसमें मैंने जो भी क्वेश्चंस उठाए हैं दे आर ऑफ वेरी बेसिक लेवल। तो इसी तरह से हम धीरे धीरे नेक्स्ट सेशन में आएंगे और आपके सामने इस लेवल को हाई करेंगे सो दैट कि आपकी प्रिपरेशन को और चार चांद लग सके। और साथ ही साथ जो बच्चे अभी EMRS के मेंस एग्जामिनेशन में बैठने वाले हैं या KVS NVS में, तो उनके लिए आप जरूर कमेंट कीजिएगा कि आपको किस तरह के क्वेश्चंस चाहिए, किस तरह के लेसन्स की आवश्यकता है, सो दैट आपके नीड्स को कैटर कर सकें। तो चलिए इसी आशा के साथ हम विदा लेना चाहेंगे। आपका दिन शुभ हो और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल द टाइम वी मीट नेक्स्ट, हैप्पी लर्निंग एंड कीप इवॉल्विंग। थैंक यू सो मच।